नावल तू मेरा इश्क, राइटर जोनिया सुलह। किस्त नंबर 1। स्टूडेंट टीचर बेस्ड। लैपटॉप को एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल करता वह अपनी धुन में कॉरिडोर से गुजर रहा था। हुलिये से वह कहीं से भी प्रोफेसर नहीं लग रहा था। ब्लैक पैंट पर लंबी ग्रे शर्ट के बाजू कोहनियों तक फोल्ड किए गए थे, जिनमें से काले टैटू से भरे सफेद मजबूत वर्जिशी बाजू किसी बॉडी बिल्डर का तासुर दे रहे थे। बाल माथे पर बेतरतीब से बिखरे हुए थे। लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी बार बार उसको देखने पर मजबूर हो रही थे। उसकी सहरंगेज शख्सियत की बिना पर मुंह मुसलसल कुछ चबाने से हिल रहा था, जो उसके इर्द गिर्द से बेनियाज होने का अंदेशा दे रहा था। क्लास में दाखिल होते ही वह सीधा डेस्क पर आया, लैपटॉप खोलकर आज के लेक्चर की फाइल्स खोलने लगा। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर सारंग, जेसिका ने फौरन से खड़ी होकर जोश में उसे गुड मॉर्निंग विश की, जिसके जवाब में उसे इग्नोर किया। अपनी इतनी बेइज्जती पर वह सुर्ख चेहरा लिए बैठी, जबकि क्लास में खींखी की गूंज उठी, जिसे सारंग की एक सर्द नजर ने बीच में ही घोंट दिया। क्लास की सेकंड लास्ट रो में बैठी वही अकटक एक हाथ गाल पर रखे उसको देख रही थी, बगैर किसी की परवाह किए। यह उसका रोज का मामूल था जब से उसने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। जोफी, अपने लेक्चर पर ध्यान दो, नहीं तो बाहर निकाल दी जाओगी। तुम बेहतर जानती हो, रशा उसको बोलती जल्दी से अपने रजिस्टर पर झुक गई। जालिम, देखने तो दो, फक्त यूनिवर्सिटी के सारे लेक्चर्स में यही तो एक लेक्चर है जो मैं गौर से सुनती हूँ। वह गहरी सांस भर कर बोली, गौर से सुनती या देखती हो, जो भी हो, बस मुझे डिस्टर्ब मत करो। वह अब दोनों हाथ अपने दाएं बाएं गाल पर रखे प्रोफेसर सारंग को देखती बोली, जो व्हाइट बोर्ड पर लेक्चर लिखने के साथ उसके अहम पॉइंट्स एक्सप्लेन भी कर रहा था। ये तो तुम्हें सर ही बताएंगे अभी, जब सबके सामने तुम्हें क्लास से बाहर निकालेंगे। अरे यार, उसके लिए तो कुछ भी, फक्त एक नजर तो डाले मुझ पर। बेटा सब्र रख, सब्र, अभी देखना। बस लेक्चर देने के बाद वह बारी बारी सब स्टूडेंट से अपने दिए गए लेक्चर के मुतल्लिक सवाल करने लगा। सो मिस सोफी, बताइए आज के लेक्चर के बारे में। लेकिन प्रोफेसर, मैं कैसे बताऊं? क्या मतलब कैसे बताऊं? क्या आपने लेक्चर नहीं सुना? तासुर में यकदम सदगी आई। नहीं सर, क्योंकि मैं तो आपको देखने में ही मग्न थी। वह मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ती पलके झपक कर बोली। क्लास की सारी लड़कियां और लड़के हैरत से मुंह खोले उसे देखने गए। मिरल तो जल सी गई, हिकारत से उसकी ओर देखने लगी। सारंग के अंदाज में कोई तब्दीली नहीं आई, जैसे यह उसके लिए मामूल की बात हो। मैं कोई सकस का जोकर नहीं, जिसे आप देखने में ही मग्न थी। आप शायद भूल रही हैं कि मैं आपका टीचर हूँ, तो जरा इन लहजों से परहेज करें, नहीं तो मैं आपके मिनिस्टर बाप से तो बिल्कुल नहीं डरता, जिसकी धमकी आप प्रिंसिपल तक को देती हैं। वह वार्निंग देते हुए हिकारत से बोला, कल आप इस सारे लेक्चर की प्रेजेंटेशन बनाकर लाएंगी और क्लास में देंगी भी। कहते ही वह अपना लैपटॉप उठाता वहां से चला गया। जोफी, एक 20 साल की बिगड़ी हुई अमीरजादी, लेकिन दूसरी लड़कियों से जरा मुख्तलिफ, दरमियाने साइज के बॉब हेयर कट को पोनी में मकैद किए, जो बमुश्किल कंधे तक आती थी। टाइट जीन्स पर रेड टॉप और ब्लैक लेदर जैकेट पहने वह घूरकर उसको देखने लगी, जो वहां से अब जा चुका था। फिर से काम ऑफ। मेरी तो जान जाती है। कोई नहीं, मैं कौन सा करूंगी, करती है मेरी जूती। वह अपना बैग उठाती क्लास से भागकर निकली। मालूम था उस वक्त वह पार्किंग लॉट में होगा, यह उसका आखिरी लेक्चर जो था। अपनी बाइक के पास आते वह मुंह में बबल चबाता हेलमेट पहनकर अभी बाइक स्टार्ट करता कि जोफी जल्दी से भाग कर आती, उसके पीछे बेतकल्लुफी से बैठी, तो वह यकदम स्टिल होता, हैरान सा पीछे मुड़कर उसको देखने लगा। वह जी जान से मुस्कुराई। हेलो प्रोफेसर, क्या आप मुझे भी ड्रॉप कर देंगे प्लीज? उसके बोलने पर, उसकी हरकत पर वही अकलक्त शदीद गुस्से में बाइक से नीचे उतरा। यह क्या बदतमीजी है, वापस नीचे उतरो, वह उसे वार्न करता। शदीद गुस्से में बोला, लिफ्ट ही तो मांगी है प्रोफेसर, कौन सा दिल मांग लिया? क्या मुझे लिफ्ट तक नहीं दे सकते? देखिए ना, आज मेरा ड्राइवर भी नहीं आया, बस ज्यादा दूर नहीं है, प्लीज अपने स्टूडेंट की इतनी सी मदद नहीं कर सकते क्या आप? वह रीठ बनती बैठी, उसकी बात को इग्नोर करती मुंह बसूर कर बोली, जस्ट शट अप।
मजीद कोई बहस नहीं, स्टे इन योर लिमिट्स। उसको बाजू से सख्ती से पकड़ता, वह जारिहाना अंदाज में बोला और बगैर उसकी तरफ देखे वहां से निकल गया। उसका बाजू उसकी सख्त गिरफ्त से सुर्ख हो चुका था। वह अपना बाजू सहलाती, गुस्से से उसको जाता देखती रही। कितना भी भागो, छोड़ूंगी तो मैं भी नहीं, वह अटल लहजे में खुद से बोलती अपनी कार की तरफ बढ़ गई। अपने फ्लैट का दरवाजा खोलकर वह बेजारी से अंदर दाखिल हुआ, जो कि उसकी लापरवाही की वजह से कबाड़ खाने का नजारा पेश कर रहा था। हर जगह खाली कैन और जंक फूड आइटम्स के बॉक्स यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे। ऐसे लग रहा था जैसे महीनों से साफ सफाई न की गई हो। अपने ओपन किचन का रुख करता, वह फ्रिज से एनर्जी ड्रिंक का कैन निकाल एक ही सांस में वही खड़े खड़े खत्म करता। लापरवाही से उछाला, जो कि सीधे जाकर बदरंग से सोफे पर गिरा था और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कमरा भी किसी कबाड़ खाने से कम नहीं था। हर जगह चीजें यहाँ वहाँ फैली हुई थी। बेड पर पड़े सामान को एक ही हाथ से हटाता औंधे मुंह बेड पर गिरा। पे दर पे आने वाली इन मुसीबतों से तंग आ चुका था वह। न जाने ये जॉब अब कब तक उसके पास थी। हर जगह जहाँ वह जॉब करता, किसी न किसी मसले में पड़ने से उसे वहां से निकाल दिया जाता। अब यह नई स्टूडेंट उसके पीछे पड़ चुकी थी। ये भी मुझे अब मेरी इस जॉब से निकलवा कर ही दम लेगी। बेबसी से अपने तकिए पर मुक्का रसीद करता, वो जब्त से अपनी मुट्ठी बींच गया। गहरा सांस भरते अपने वॉलेट से एक तस्वीर निकालकर वह सुर्ख आंखों से उसमें मौजूद मुस्कुराती औरत को शिकायत करती नजरों से देखने लगा। सब आपकी वजह से हुआ है। काश आपने मेरी बात मान ली होती, तो आज मैं दर दर न भटक रहा होता। खैर, मैंने कौन सा हार मान ली है। जब तक मेरी बात न मानी, मैं भी अपनी जिद से नहीं हटूंगा। अपनी नम आंखों को हाथ की पुष्ट से साफ करता, वह वजाहत और हुस्न से भरपूर मर्द बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह लगा। अपनी जिद की वजह से वह अपने घर वालों से दूर, अपने आप को और अपने घर वालों को उस औरत की वजह से इज्जत से दो चार कर रहा था, जो उसको किसी खातिर में न लाती थी। क्या मतलब, मम्मी और डैडी बिजनेस टूर पर जा चुके हैं और मुझे अपनी इकलौती औलाद को बताना तक जरूरी नहीं समझा। जोफी उस वक्त सख्त खराब मूड में थी और अब ये खबर उसे मजीद गुस्से से दो चार कर चुकी थी। उसके पेरेंट्स हमेशा ऐसे ही करते थे उसके साथ। बचपन से लेकर उसके बड़े होने तक वो उसको वह तवज्जो और मोहब्बत कभी नहीं दे सके जो उसे चाहिए थी, जिसकी वजह से वह इस हद तक बिगड़ चुकी थी और आए दिन उसकी सुनी वाली शिकायतों में अपने माँ बाप की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो जाती थी। डांट और सजा की सूरत में वह गुस्से से वापस वहीं से पलटती घर से निकली। रुकिए बेबी, कहाँ जा रही हैं आप? देखिए ना, मेरी सुनिए। जेन इस घर की केयर टेकर हेड बुखलाकर उसके पीछे आई, मगर वह अपनी कार लेती जा चुकी थी। वह तासुफ से सर हिलाती वापस मुड़ गई। पता नहीं ये लोग क्या समझते हैं, मुझे भी तो लेकर जा सकते थे, लेकिन नहीं, लेकर भी क्यों जाते, मैं तो वैसे ही अजाब हूँ उनके लिए। कार ड्राइव करते सख्त गुस्से में थी और एक ये प्रोफेसर है, इतनी अमीर तरीन लड़की उसे लिफ्ट करवा रही है, लेकिन नहीं, नखरा ही नहीं खत्म होता जनाब का। किसी को मैं रास ही नहीं आती हूँ, न किसी को मेरी जरूरत है। खुद से बातें करती वह अब किसी बच्ची की तरह ऊंचा ऊंचा फूट फूट कर रोने लगी थी। आस्तीन से नाक अच्छी तरह पहुंचती। वह इतनी सीरियस हालत में भी बहुत मजाहिया लग रही थी। नाक रगड़ रगड़ कर साफ करने से सुर्ख हो चुकी थी। देखना प्रोफेसर, खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर न कर दिया ना। मेरा नाम भी जोफी नहीं। वह तसव्वुर में प्रोफेसर से बोली, अपनी अनगिनत सोचों में गुम हो जाने से उसकी कब आंख लगी उसको खबर न हुई। अब अपने फ्लैट का दरवाजा जोर जोर से खटकने पर वह आंखें मलता उठकर रूम से निकला। दरवाजा खोलते ही जिम को दरवाजे पर देख उसका मूड सख्त खराब हुआ। कह तो चुका हूँ, इस वीक के एंड तक तुम्हें किराया मिल जाएगा। कब तक मैं तुम्हारा ये बहाना सुनूंगा आखिर? मैं तुम्हें बोल तो चुका हूँ, सच कह रहा हूँ, नहीं तो मेरा सामान उठाकर बाहर फेंक देना। अब खुश? अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ये रेंट माफ कर सकता हूँ अगर तुम मेरी दी गई ऑफर कबूल कर लो तो। वह अभी भी अवेलेबल है। जिम मानी खेज नजर से देखते बोला, तो वह खुद को बमुश्किल उसको मारने से रोक सका। ये लास्ट वार्निंग थी, दोबारा मेरे सामने ये बकवास मत करना।
नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उंगली उठाकर वार्न करने वाले अंदाज में कहता। वो दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर चुका था। जिम की बहन उसके पीछे पागल थी और जिम को अपनी बहन बहुत अजीज थी। वो उसे अपनी बहन को डेट करने की ऑफर तक कर चुका था, जिसे वह उसे बुरी तरह रद्द कर चुकने के साथ उसकी बहन को अच्छा खासा सुना भी चुका था। अपने बालों को अपने दोनों हाथों में पकड़े वो पागल हो चुका था। ये सब बर्दाश्त करते करते कि अचानक फिर से बेल होने पर वह इस बार शदीद गुस्से में दरवाजे की ओर बढ़ा और उस जिम को एक मुक्का रसीद करता कि दरवाजे पर अपनी उसी स्टूडेंट जूफी को देखकर दंग रह गया और हवा में उठा हाथ वहीं रुक गया। तुम यहाँ यहाँ भी पहुंच गई। होश में आते वह उस पागल को देखते बोला, जो शाम के वक्त उसके फ्लैट के दरवाजे पर खड़ी अपनी पूरी बत्तीसी की नुमाइश कर रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो लड़की? वह उसे यहाँ देखते दांत पीस कर बोला, अरे यह क्या तरीका है घर आए मेहमान से बात करने का? क्या आपके घर मेहमानों से ऐसा सलूक किया जाता है क्या? और आप? वह अभी और कुछ भी बोलती कि वह झंझला कर फौरन से उसको बाजू से पकड़ते अंदर खींच चुका था। फ्लैट का दरवाजा बंद करने से पहले उसने इधर उधर नजर मारी, कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया। किसी को न पाकर मुतमिन होता फौरन से दरवाजा बंद करता। वह उसे खींच कर लाया और अपने छोटे से लाउंज में लाकर उसका बाजू छोड़ा। इस बीच वो एहतजाज करती, झटपटाती, अरे अरे करती रह गई। क्या प्रोफेसर, ये कैसा सलूक कर रहे हैं आप घर आए अपनी स्टूडेंट से? वह अपनी कलाई सहलाती मुंह बसूर कर बोली। बाजू उसकी पकड़ से सुर्ख हो चुका था। ओह जस्ट शट अप, सीधे पॉइंट पर आओ। क्यों आई हो यहाँ? उसकी फजूल बातें अब उसका जब्त आजमा रही थी। और एक मिनट, तुम्हें कैसे पता मैं कहाँ रहता हूँ? वह संजीदगी और करक लहजे में बोला। तो वह झुरझुरी लेकर रह गई उसके गुस्से को देखकर। आपका पीछा करते हुए अब आप इतने भी भोले नहीं है प्रोफेसर। किसी का एड्रेस लेना इतना मुश्किल भी नहीं है, और मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। वह दिल जलाने वाली मुस्कुराहट देती बोली। और रही बात क्यों आई, तो आपको बहुत मिस कर रही थी तो आ गई। कंधे उचकाते बहुत आम लहजे में बोली, जैसे वह दोनों लफ्ज हों। उसको जवाब देते वह उसके फ्लैट को देखती इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी। फ्लैट की हालत देखती पहले तो वह हैरत ज़दा रह गई, फिर होठों को वाव की सूरत में गोल करती वह दाद देती नजरों से देखने लगी। आपका फ्लैट तो बहुत खूबसूरत है। वह इर्द गिर्द उसके फ्लैट को देखती बोली, कितना कुछ कॉमन है ना हम में प्रोफेसर। मैं भी अपने कमरे को ऐसे ही सजा कर रखती हूँ। वह क्या है ना कि मुझे भी आपकी तरह सफाई से बहुत एलर्जी है। वह परजोश होकर बोलती उसकी तरफ मुतवज्जा हुई तो उसको देखते उसका जोश झाग की तरह बैठ चुका था। सारंग बहुत अजीब से अंदाज में उसको देख रहा था। उसकी आंखों की तपिश से जूफी को अपना आप जलता हुआ महसूस हुआ। उसकी सारी शोखी हवा हो गई थी। वह आहिस्ता से एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ाता उसको संजीदगी से देखता उसके करीब आने लगा। उसने अब तक जूफी की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। वह उसको यूं अपने करीब आता देखकर घबराहट का शिकार होने लगी। प्रोफेसर क्या बात है? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वह हकलाते हुए बमुश्किल हंसती बोली। वह उसके करीब आता एक कदम के फासले पर रुक गया। उसकी आंखों में संजीदगी से देखता झुका तो वह अपना सांस रोकती सर पीछे हटा गई उसकी नजदीकी पर, लेकिन नजरें बगौर उसकी आंखों पर टिकी थी। क्या तुम ये भी जानती हो कि मैं इस फ्लैट पर अकेला रहता हूँ? और तुम यहाँ, वह भी इस वक्त बगैर कुछ भी सोचे समझे मुंह उठाकर चली आई। जानती भी हो यहाँ तुम्हारे साथ क्या कुछ हो सकता है? वह तंजिया मुस्कुराहट से बोला। जोफी को उसकी गर्म सांसें अपने मुंह पर पड़ती महसूस हो रही थी, जो उसको अजीब से एहसास से दो चार कर रही थी। मुझे आप पर यकीन है, वो हिम्मत करती बगैर किसी खौफ के बोली। क्यों? मुझ पर इतना यकीन क्यों है तुम्हें? लगता ही क्या हूँ मैं तुम्हारा? वह उसकी बात सुनता भड़क कर बोला, अजीब चिपकू लड़की है। बस मुझे भरोसा है। और क्या आपको नहीं पता, मोहब्बत में लोग अंधे हो जाते हैं तो बस यही समझ लीजिए। वह आंखें टपटपा कर बोलती। उसे जहर लगी। वह वापस सीधा होता गहरा सांस भरकर रह गया। क्यों पड़ी हो मेरे पीछे? वह बेजार होने लगा था अब।
बोला तो मोहब्बत हो गई है आपसे, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। वह उसकी बात सुनती चीख कर बोली, कोई नई बात करो, यहाँ आए दिन किसी न किसी लड़की को मुझसे मोहब्बत होती रहती है। वह आंखें घुमाकर बेनियाजी से बोला, तो वो उसकी बात सुनती रोने लगी और अपनी आदत के मुताबिक रोते रोते वह ऊंचा ऊंचा मुंह खोलकर रोने लगी, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह। सारंग की बेजारी अचानक होने वाले शौक में बदली। वह स्टिल होता उसको ऊंचा ऊंचा रोते देख रहा था। उसने पहली बार किसी लड़की को यूं रोते देखा था। जाने क्यों बहुत अरसे बाद उसके लब यकलख्त मुस्कुराहट में ढले। उससे पहले कि यह मुस्कुराहट कहा कहों में बदलती, उसकी मुस्कुराहट फौरन सिमटी जब उसके फ्लैट का दरवाजा धड़धड़ाया जाने लगा। आप मायूस क्यों होते हैं? कुछ वक्त तक और इंतजार कर लीजिए, वह हमारे पास आएगा। मुझे यकीन है हमारे सब्र का फल हमें जरूर मिलेगा। फरीहा बेगम आंखों में आस और उम्मीद लिए जहांगीर साहब से बोली, आखिर कब तक बेगम, कब तक? आपका लाडला जिद में आकर उस धोखेबाज फ्रेबी औरत की वजह से अपने माँ बाप को इस उम्र में अकेला छोड़कर बाहर दर दर भटकता फिर रहा है, सिर्फ उस औरत के पीछे जो उम्र में भी उससे बड़ी है। उसे उस औरत पर यकीन है, मगर अपने बाप पर नहीं। वह बोलते बोलते अब हाँफने लगे थे। फरीहा बेगम उनको जल्दी से कंधे से पकड़ती, बेड पर बिठाती, उनके लिए पानी लाई और खुद नम आंखों को दुपट्टे के पल्लू से साफ करने लगी। सांस बहाल होने पर वह निढाल से लहजे में उनको देखने लगे। मेरी सेहत अब इस चीज की इजाजत नहीं देती बेगम, और नहीं मुझसे अब मजीद ऑफिस का काम होता है। मैं अब पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। बेटा न सही, भतीजे ही सही, वो संभाल लेंगे मेरे बिजनेस को। एक ही बेटा था, वह भी माँ बाप को पराया कर गया। हाथ झलाते वो खुद पर तंजिया हंसी हंसते हुए बोले। फरीहा बेगम दुपट्टे का पल्लू होठों पर रखती रोने लगी, तो जहांगीर साहब उन्हें नम आंखों से देखते अपने साथ लगा गए। पूरे घर में उस वक्त उन दोनों की सिसकियां मातम कुना थी, दिल को तड़पा कर रख देने वाली। चुप, एकदम चुप, खबरदार, अगर अब तुम्हारी जरा सी भी आवाज नहीं आना और इस कमरे से बाहर मत निकलना जब तक मैं खुद आकर न कहूं। अपना मजबूत मर्दाना टैटू से भरा हाथ उसके लगातार चलते मुंह पर रखता वह वार्न करने वाले अंदाज में बोला। वह आंखें फाड़े आंसुओं से भरी निगाहों से उसे शौक से देख रही थी, अपने इतने करीब। वह उसे जल्दी से खींचकर अपने कमरे में लाकर बंद करता, खुद जल्दी से लगातार बजते दरवाजे की तरफ बढ़ा। और उसकी तवक्को के मुताबिक दरवाजे पर मिसेस जेनेट थी, जो अपने दोनों हाथों को कमर पर रखे उसे तीखी नजरों से घूर रही थी। वह लगभग 50-55 के पेट में भारी जिस्मानी औरत थी। अरे मिसेस जेनेट, आप कहिए कैसे आना हुआ? काफी दिनों बाद देखा है आपको तो। वह अपने तासुरात पर काबू पाता अपने लहजे को खुशगवार बनाते बोला, मुझे असल मौजू से हटाने की कोशिश मत करो लड़के। तुम्हारे अपार्टमेंट में कोई लड़की है और उसके चीखने की आवाजें आ रही थी। वह उसकी बात काटती घूर कर बोली, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको वहम होगा मिसेस जेनेट। क्या कभी आपने मेरे फ्लैट पर किसी लड़की को देखा है? आप जानती हैं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। वह जब्त से बोला, अपनी जात पर ऐसा इल्जाम उसे सख्त तेज दिला गया। मर्द को बदलते देर ही कितनी लगती है, और तुम ऐसे हो नहीं तो देखो लड़के, तुम जवान हो और खूबसूरत भी, मैं कैसे तुम पर यकीन कर लूं? तुम मुसलमान लोगों पर मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं है। जरूर किसी लड़की को तुमने मौका देखते किडनैप किया होगा। पीछे हटो, मैं खुद देखती हूँ। जरूर कोई लड़की कैद कर रखी है तुमने। वह तंजिया अंदाज में बोलती उसे पीछे हटाती जबरदस्ती अंदर दाखिल हुई और इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी। मिसेस जेनेट, अब आप हद से बढ़ रही हैं। मैं बोल तो चुका हूँ, कोई नहीं है यहाँ। वह झंझलाहट का शिकार होता उनके पीछे आया था, बेबसी से उन्हें यहाँ वहाँ तलाशी लेते देखकर वह सख्त कोफ्त में मुब्तला हो रहा था। अंदर से दिल में पकड़ धकड़ भी जारी थी, कहीं वह लड़की कोई गड़बड़ न कर दे। लेकिन उसकी परेशानी मजीद बढ़ी जब वह उसके कमरे की तरफ बढ़ी। मिसेस जेनेट, अब आप अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हैं। मैं आपके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकता हूँ। वह उन्हें धमकी देता बोला, मगर शायद उन पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ था।
लड़के, मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली। वह हाथ चलाते हुए लापरवाही बोलकर उसके कमरे में दाखिल हो गई, तो वह अपना सांस तक रोक गया। मगर थोड़ी देर बाद उन्हें यूं ही मायूसी से बाहर निकलते देख वह खुद भी हैरान हुआ। फिर फौरन तासुरात पर काबू पाते उनके पास आया। देख लिया आपने? सब चेक कर लिया अच्छे से? या अभी भी कोई कसर रह गई है? आपको मुझसे वैसे ही मसला है, बस मुझे यहाँ से निकालने की वजह तलाश करती रहती हैं। हर वक्त शक ही करती रहती हैं मुझ पर। तो मेरे कान तो नहीं बजे थे ऐसे ही? मैंने खुद एक लड़की की रोने की आवाज सुनी थी। वह मुंह बसूर कर बोली, ये भी तो हो सकता है, मैं कोई मूवी देख रहा हूँ। तंजिया अंदाज में आबरू उचका कर बोला। तो वह खिफ़्फ़त ज़दा होती हूँ करती उसके फ्लैट से निकल गई। उनके जाते ही वह फिर से अपने कमरे में आया। कमरा खाली देख वह खुद अपने कमरे को अच्छे से चेक करने लगा, मगर वह उसे कहीं नहीं दिखी। अजीब, कहाँ गई ये लड़की? कमरा तो मैंने खुद बंद किया था बाहर से। फिर जब अचानक उसकी नजर खुली खिड़की पर पड़ी, तो वह भागकर खिड़की के पास आया और यहाँ वहाँ देखा, मगर कुछ नहीं दिखा। सुबह यूनिवर्सिटी में उसकी तबीयत सेट करने का सोचता वह बेड पर धप से गिरा। आज उसके साथ कुछ ज्यादा ही हो चुका था। इधर जोफी कमरे में बंद रहकर तंग आ गई थी उसकी हरकत पर और बातों पर। गुस्से से दिमाग अलग खराब हो गया था। मुझसे बोलकर कैसे गए हैं, जैसे हम लोग कोई गलत काम कर रहे हों। वह गुस्से से कमरे में मौजूद वाहिद खिड़की से कूदती अपनी कार लेती वहां निकली। घर के करीब पहुंचती मुंह बसूरते अपनी कार बाहर ही पार्क करती घर में दाखिल हुई, तो घर में अपने माँ बाप की गैर मौजूदगी याद करते और कुछ सारंग का रवैया और उसकी मोहब्बत वाली बात सुनकर शदीद गुस्से में आ गई। अपने जूते लाउंज में ही उतार कर यहाँ वहाँ फेंके। एक जूता एक बहुत कीमती वास्को लगा उसको चकनाचूर कर चुका था, जिससे घर में मौजूद सर्वेंट्स भाग कर लाउंज में आए। उन सब को इग्नोर करती अपने कमरे में बंद हो गई, तो वह सब फिर से अपने अपने कामों में लग गए, क्योंकि यह उनके लिए आम बात थी। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, मैं तो जैसे इस बात पर आसानी से यकीन कर लूंगी ना। पागल समझ रखा है मुझे? इन बातों से पीछे हट जाऊंगी मैं। वह बेड पर लेटी छत को घूरती उसकी नकल उतारती खुद से बड़बड़ाए जा रही थी। आज तक किसी लड़की को करीब भटकने नहीं दिया, और आए बड़े मोहब्बत करने वाले। मैं दूसरी लड़कियों जैसी नहीं हूँ, पीछा तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। जो चीज एक बार सोफी को पसंद आ जाए, तो वह बस उसी की होकर रहती है। आपने तो फिर इस जिद्दी दिल पर वार किया है। वह मुस्कुराते हुए खुद से बोली। सुबह यूनिवर्सिटी के लिए टाइम पर तैयार होती वह भागकर नीचे आई, तो जेनी बगैर हैरान हुए उसके लिए नाश्ता लाने के लिए वापस किचन का रुख करती की। वह उसे टोक गई और बगैर नाश्ता किए बाहर आई। जेनी बेबसी से उसे जाता देखती रही। किसी दिन मैडम को पता चला तो मेरी पक्की छुट्टी होगी। तासुब से सर हिलाकर रह गई। कार का डोर अनलॉक करती की उसकी नजर सामने बने बड़े से बंगले के खुले दरवाजे पर पड़ी, तो कार का दरवाजा बंद करती उस तरफ बढ़ी। अंदर दाखिल होने पर उसे मिसेस फरीहा दिखी, जो वहां बने बड़े से गार्डन में खड़ी फूल तोड़ती बास्केट में रख रही थी। वह शरारत से धीरे धीरे कदम उठाती उनके करीब जाती, एकदम से उन्हें कंधों से पकड़ती डरा गई। दिल पर हाथ रखती डर से मिसेस फरीहा के हाथ में पकड़ी टोकरी नीचे गिर गई। अरे क्या ब्यूटी, आप तो सच में डर गई, हमेशा की तरह। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वह खिलखिला कर हंसती उनके सामने आती बोली, तो वह खफगी से उसको घूरने लगी। यह मेरे साथ ज्यादती है किडो। एक बार डर गई तो अब आपने रोज का मामूल ही बना लिया है। वह टोकरी उठाती मसनूई नाराजगी से बोली, अब इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। आपको पता होता है, तब भी आप हर बार की तरह डर जाती हैं। वह कंधे उचकाकर बोली, फिर राजदारी से उनके नजदीक होती महतात अंदाज में बोली, वैसे आज आपके प्रिंस नजर नहीं आ रहे। और तो और गेट भी खुला था। अपनी ब्यूटी को यूं तन्हा अकेले छोड़कर कहाँ गए हैं? आपको नजर रखनी चाहिए उन पर। मैं आपकी सब बातें सुन रहा हूँ। जोफी पीछे से आने वाली उनकी आवाज से वह उछल पड़ी, दांतों तले जबान दबाती वह उनकी तरफ मुड़ी, जो गूगल्स पहने कोने में बैठे क्यारियों में लगे हुए थे। उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा कर बोले, आप यहाँ हैं,
और मैं समझी अपनी ब्यूटी को अकेला छोड़कर ऑफिस जा चुके होंगे। नहीं, आज मेरा इरादा अपनी ब्यूटी के साथ टाइम बिताने का था। सो देख तो रही हैं आप। एक नजर शरारत से अपनी बेगम को देखते बोले। तो फरीहा बेगम उन्हें घूर कर देखने लगी तो उनकी सूरत देखते वो दोनों हंस पड़े। ओके, आप लोग अपना प्राइवेट मोमेंट एंजॉय करें, शाम में मिलती हूँ आकर, अभी यूनिवर्सिटी से लेट हो रही हूँ। फरीहा बेगम को गाल पर जोरदार बोसा देती, जहांगीर साहब को शरारत से देखती, छेड़ने वाले अंदाज में बोलती वहां से भागी। और वो जो उसकी हरकत पर उसकी तरफ बढ़ने लगे थे, रुककर सर नफी में हिलाते हंस दिए। ये कभी नहीं सुधरेगी, बिल्कुल आपके बचपन की कॉपी है। अब हम इतने भी शरारती नहीं थे बेगम, ये सरासर इल्जाम लगा रही हैं। वह घूर कर बोले, जो सच है वही बोल रही हूँ। खैर, मैं अंदर जा रही हूँ, चाय पेंगे आप? अरे, आप अपने हाथों से जहर भी पिलाएं तो खुशी खुशी पी लेंगे। वह सीने पर हाथ रखते दिल लगी से बोले, आप भी कभी नहीं सुधरेंगे। वह हंसते हुए बोलकर अंदर बढ़ गईं। उनकी मुस्कुराहट देखकर वह आसूदगी से मुस्कुरा दिए और एक मैमनून भरी नजर गेट पर डाली, जहां से सोफी अभी गई थी। क्लास में दाखिल होते ही उसे जेसिका किसी लड़के के करीब झुकी नजर आई, जो उसे देखते वापस हड़बड़ाकर सीधी हुई, क्योंकि उसके पीछे सारंग भी खड़ा था, जो अंदर ही दाखिल हो रहा था। लेक्चर स्टार्ट करते ही उसने जोफी की जानिब देखा, जो उसी की तरफ देख रही थी। उसके देखने पर मुस्कुराई तो वो उसके कल अचानक आने और फिर गायब होकर उसे सख्त परेशानी में डालने पर जब्त करके रह गया, क्योंकि वह यहाँ यूनिवर्सिटी में अपनी जात का कोई तमाशा नहीं बनाना चाहता था। मिस सोफी, आपको कल मैंने असाइनमेंट दी थी, लेकर आइए। बाजुओं को सीने पर बांधे वह उससे संजीदगी से बोला। वो तो नहीं कि मैंने प्रोफेसर, भूल गई, वह लापरवाही से बोली। सारी क्लास खामोशी से उनको देख रही थी, मगर हिम्मत किसी में नहीं थी बोलने की, क्योंकि सोफी का उन्हें पता था वह ऐसी ही थी और हर कोई उसके बाप की वजह से शिकायत तक नहीं करता था। आउट, उसके अचानक दहाड़ कर बोलने पर वह उछली थी डर से और सारी बेनियाजी और लापरवाही उड़न छू हो चुकी थी। मैंने क्या कहा, सुना नहीं, या मैं खुद आपको निकालूं? वह फिर से शदीद गुस्से में बोला। जेसिका उसकी इज्जत अफजाई पर मुस्कुराकर उसको मजे से देख रही थी। इतनी बेइज्जती पर वह सबकी तमस्खुर उड़ाती निगाहें महसूस करके सर झुकाकर नम आंखें लिए अपना बैग उठाती फौरन बाहर निकली। उसके जाते ही वह अपना लेक्चर शुरू कर चुका था। क्लास के बाहर आकर वह अपनी हाथ की पुष्ट से आंखों में आई नमी साफ करती यहाँ वहां देखने लगी, मगर किसी को मुतवज्जा न पाकर वह गुस्से से क्लास को घूरने लगी, जैसे वह उसके सामने हो। मेरी बेइज्जती की, वह भी सबके सामने। अब देखना, पछताने पर मजबूर नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी सोफी नहीं। वह दांत पीस कर बड़बड़ाए, फिर कुछ सोचती वह शैतानी मुस्कुराहट लिए उसके केबिन की ओर बढ़ी। अपने तमाम लेक्चर्स वह ले चुका था, अब उसका इरादा सीधा घर जाने का था। वह क्लास से निकलता कि जेसिका फौरन से उसके पास आई थी। उसे कुछ जरूरी पॉइंट्स समझने थे। क्लास में आपका ध्यान कहाँ होता है जब मैं सब समझा रहा होता हूँ? वह उसे घूरकर सख्त लहजे में बोला। सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा, मगर देखिए नेक्स्ट वीक टेस्ट भी है तो प्लीज। वह उसकी डांट का असर लिए बगैर ढीठ बनती बोली। असल में वह उसके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती थी, वैसे तो मिलने से रहा। तो वह उससे लिए अपने केबिन में आया और बगैर कोई फजूल बात किए 15 मिनट में सारे पॉइंट समझाकर उसे जाने का कहा। तो वह बेजारी से मुंह बनाती पैर पटखती चली गई और उसके केबिन में पड़ी दरमियाने साइज की बुक शेल्फ के पीछे छुपकर खड़ी जोफी ये सब देखती दांत पीस कर रह गई। लगता है उसका भी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। उसका मुंह बनाकर बार बार मोड़कर सारंग को देखना सख्त सहर लगा। बाकी उसे दिल नहीं भरा कि अब मेरे वाले पर नजर डाले बैठी है। अंदाज बिल्कुल मरने मारने वाला था। सारंग अपनी चीजें समेटता उठकर जाने ही लगा था कि यकलख्त जहां था वही फ्रीज हो गया। उसने कुर्सी से उठने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। चेक करने पर पता चला उसकी पैंट कुर्सी की सीट से बुरी तरह चिपक गई थी। बहुत बार कोशिश करने पर भी नाकाम होता झंझला गया। जोफी यह सब देखती उसकी हालत से महफूज हो रही थी।
ना चाहते हुए भी उसका कहका छूट गया, जिससे सारंग चौंक गया और बुक शेल्फ की ओर देखने लगा। जोफी की हल्की सी झलक देखने पर और उसके हंसने की आवाज पर उसे सारी बात समझ आ गई कि यह शरारत उसी की थी। वह गुस्से से सुर्ख होता उसकी तरफ बढ़ने लगा, मगर 1 इंच भी हिल नहीं पाया। तो वह बगैर किसी खौफ के उससे 2 कदम की दूरी पर रुक उसे देखती शरारत से आंख विंद की। कैसा लग रहा प्रोफेसर? तुमने इस बार हद पार कर दी है मिस सोफी। इसका अंजाम जानती हो। एक टीचर के साथ ऐसी हरकत पर तुम्हें इस यूनिवर्सिटी से निकाला जा सकता है। एक हाथ से कुर्सी के हैंडल को पकड़े, दूसरे हाथ की मुट्ठी सख्ती से बींचे वह जोर से टेबल पर मारता इश्तिया अंगेज लहजे में बोला, जैसे मुझे तो बहुत फर्क पड़ता है ना। जोफी यकलक तो उछल पड़ी उसकी हरकत पर, मगर जल्द ही खुद को बेनियाज जाहिर करती कंधे उचकाकर बोली, ये तो मैं तुम्हें बहुत जल्द बताऊंगा। अंदाज तंजिया और वार्निंग देता हुआ था। पहले यहाँ से खुद को निकालने पर गौर करें, फिर मुझे इस यूनिवर्सिटी से निकालने की कोशिश करिएगा। प्रोफेसर, वो प्रोफेसर पर जोर देती शरारत से मुस्कुराती बोली। सारंग जब्त के बावजूद एक बार फिर गुस्से से उसकी ओर बढ़ने लगा, मगर एक बार फिर से नाकाम होता। टेबल पर पड़ी चीजें गुस्से से एक हाथ से सब जमीन बोस कर चुका था। अब की जोफी सच में डर गई। अभी की अभी मुझे इस मुसीबत से निकालो जोफी, नहीं तो आज तुम्हारा कत्ल मेरे हाथों होगा। वह चीख पड़ा, क्यों निकालूं? मुझे निकाला था ना क्लास से। पहले सॉरी बोलिए। सॉरी माई फूट, तुम मुझसे गालियां जरूर सुनोगी। देखा, आप फिर से रूड बिहेव कर रहे हैं, जबकि मैं इतने प्यार से बोलती हूँ। वह बच्चों का मुंह बनाकर बोलती उसका जब्त आजमा रही थी। अच्छा चलिए, सॉरी को छोड़िए, अब प्यार करती हूँ, इतना तो माफ कर ही सकती हूँ। आई लव यू बोल दे, फिर करूंगी कुछ। वह अदाए बेनियाजी से बोली। तो वह इस बार शदीद गुस्से में पूरा जोर लगाकर उठा, तो चट की आवाज पर जहां वह शौक से जमकर खड़ा रह गया, वही सोफी मुंह पर दोनों हाथ रखती उसे आंखें फाड़े देखने गई। उसे उम्मीद नहीं थी ये सब हो जाएगा। वह डर से बगैर कोई बात करती वहां से भागकर निकली और सारंग चाहकर भी उसके पीछे न जा सका। अपने बालों को दोनों हाथों से नोचता वह पागल हो चुका था। कुछ देर बाद वह गुस्से में अपनी चेक शर्ट को कमर से गुजारकर पेट पर बांधे नाक की सीध में चलता अपनी बाइक की तरफ जा रहा था। बदन पर सिर्फ वाइट बनियान थी। स्टूडेंट्स हैरत से मुड़ मुड़ कर उसे देख रहे थे, मगर वह बगैर सबकी तरफ देखे वहां से निकल गया। इस बार तो वो उस लड़की को यूनिवर्सिटी से निकलवाने का फैसला कर चुका था। 2 दिन इस बात को गुजर चुके थे और जोफी को लगा वो सब भूल चुका होगा। यह उसकी किसी ने बात ही नहीं सुनी होगी, मगर उसकी यह खुशफहमी भी धरी की धरी रह गई जब उसे प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में बुलाया। मगर फिर भी वह बगैर किसी खौफ के चल पड़ी। मगर उनके ऑफिस में अपने पापा को देखकर उसे सांप सूंघ गया, जो गुस्से में उसे घूर रहे थे। सारंग भी एक साइड पर खड़ा दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से उसे देख रहा था। वह बमुश्किल हलक तर करती अंदर आई तो उसके पापा ने बगैर प्रिंसिपल को कोई बोलने का मौका दिए उसे सबके सामने जनाटेदार थप्पड़ जड़ दिया, जिसकी शिद्दत से वह लड़खड़ाती नीचे गिरी। सारंग के मुस्कुराते लब सिकुड़े। उसे जाने क्यों यह अच्छा नहीं लगा, मगर चुपचाप लब बींचे देखता गया। मिस्टर फारूक अपने कोट का बटन बंद करते प्रिंसिपल की तरफ मुड़े। मेरे ख्याल में उसे सजा मिल चुकी है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। उम्मीद है अब मेरे बिजी शेड्यूल के दौरान इस फजूल सी शिकायत की वजह से मेरा वक्त बर्बाद नहीं होगा। वह सर्द व सपाट लहजे में बोले। जोफी सुर्ख गाल लिए बेतासीर चेहरा के साथ सर झुकाए खड़ी थी। सारंग उसे एक नजर देखते हैरान नजरों से उसके बाप को देख रहा था, जो यहाँ आना अपने वक्त की बर्बादी बता रहे थे। प्रिंसिपल उनके स्टेटस को देखते कुछ भी न बोल सका, तो वह जोफी को बाजू से पकड़ते खींचकर वहां से ले गए। मिस्टर सारंग, आपको किसने कहा था उन्हें कॉल करने को? आप मेरे पास भी आ सकते थे। अगर आपको ज्यादा मसला था तो आप नहीं जानते आपने मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। अगर आपको ज्यादा मसला है तो आप बसत शौक ये जॉब छोड़ सकते हैं। हमारे पास टीचर्स की कमी नहीं है, सो प्लीज नेक्स्ट टाइम मेरे पास आइएगा, नहीं तो आप बेहतर जानते हैं आपको क्या करना है।
प्रिंसिपल उसे अच्छे वार्न करता। संजीदगी से उसे देखने लगा। वह लब बींच कर खामोशी से वहां से निकल गया। उसे जोफी के पापा का बिहेवियर जोफी से बहुत अजीब लगा। इस चीज की तो उसने उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। वह तो बस डांट की तवक्को कर रहा था, मगर यह सब उसको मजीद परेशान कर चुका था। आखिर कब तक तुम ये खेल खेलोगी? मैं तंग आ चुका हूँ अब। कब तक हम लोग शादी करेंगे? मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। गले में सोने की ढेर सारी चेन पहने, सांवले रंगत का हामिल, वो 50 साला भारी जिस्मानी शख्स करख्त लहजे में बोलता उसे दांत पीसने पर मजबूर कर गया था। बमुश्किल अपने तासुरात पर काबू पाती वह 40 साला खुशकिल खूबसूरत औरत मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसके करीब आई। जिम्मी डार्लिंग, आखिर तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? क्या तुम नहीं चाहते उसकी जायदाद हमारी हो? सोचो तुम्हें कितना फायदा होगा। मगर तुम्हें जरूरत ही क्या थी इस सब में जाने की? क्या तुम्हें मुझ पर, मेरी सलाहियतों पर भरोसा नहीं? उसके बरहना बाजू पर अपना खुरदुरा हाथ फेरता वह हवस भरी निगाहों से देखता बोला। वह खुद को मुश्किल से ही बाज रख पाए कुछ सख्त बोलने से। फिलहाल वो उसे बर्दाश्त करने पर मजबूर थी, नहीं तो इतनी तगड़ी असामी हाथ से जाती। बस थोड़ी देर और डार्लिंग, फिर जैसा जब तुम चाहोगे हम शादी कर लेंगे। तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीनों तक का वक्त है गुल बेबी। उसके बाद मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। उसे चाहे मेरी आखिरी वार्निंग समझो। सोफे से उठता, उसे घूर कर बोलता, वह उसके फ्लैट से निकल गया था। वह नफरत और घिन से उसे घूरती रह गई। एक बार सारी बाजी मेरे हाथ आने दो। तुम्हारा पता साफ न किया तो मेरा नाम भी गुलमीना नहीं। खबीस सांड कहीं का, शादी करती है मेरी जूती। न शक्ल न अक्ल। उफ, एक तो कितने दिन हुए उस लड़के ने मुझे फोन तक नहीं किया। कहीं मेरे फोन न उठाने से मायूस न हो गया हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। इतनी आसानी से तो माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें जहांगीर। खुद से बड़बड़ाती वह यकलख्त मुस्कुराती सोचों में जहांगीर से बोली, कितने दिन हो गए हैं सारंग से मिले हम, आज तो मिलना पड़ेगा। वैसे क्या खूबसूरती पाई है मैंने, जवान लड़के तक मेरे ख्वाहिशमंद हैं। आईने में अपना चेहरा देखती वह मगरूर से अंदाज में बोली, हाँ तुम न सही जहांगीर बेबी, तुम्हारा बेटा ही सही। वैसे तुम्हारा बेटा तो तुमसे भी कई गुना खूबसूरत है, और खूबसूरती तो मेरी कमजोरी है। खुद को जिस तरह से उसने मेंटेन किया हुआ था वह कहीं से भी 40 की नहीं लगती थी। आज तीसरा दिन था और जोफी क्लास से गैर हाजिर थी। अब उसे वाकई टेंशन होने लगी थी। अपने केबिन में आते ही वह उसके घर कॉल करके पूछने का सोचता कि उसके मोबाइल पर किसी अनजाने नंबर से कॉल आई, जिसको सुनते उसके होश उड़े थे। वह दीवाना वार अजलत भरे अंदाज में अपनी बाइक लेकर वहां से निकला था। 2 दिन से वो यूनिवर्सिटी नहीं जा रही थी। उसकी तरफ से तो यह उसका सारंग से नाराजगी का इजहार था, और अपने आप को खुशफहमियों में रखने का भी, कि वह उसे जरूर पूछेगा। मगर अब तक नाकामी पर भी वह नाउम्मीद नहीं थी। उस वक्त वो बेजारी से खड़ी यहाँ वहाँ देख रही थी। उसका सर भारी हो रहा था और तबीयत भी बोझिल सी लग रही थी। वो इस पार्टी में नहीं आना चाहती थी, लेकिन यूनिवर्सिटी में हुई इंसल्ट के बाद वो अपने बाप के गुस्से के आगे इनकार करने की जुर्रत नहीं कर पाई। अब यहाँ बोर होती इस पार्टी में वक्त गुजार रही थी। एलीट क्लास की यह पार्टी उसको सख्त बेजार कर रही थी, और ऊपर से उसके पापा के बिजनेस पार्टनर का वो आवारा बेटा जो बहाने बहाने से उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, और तो और उसे डांस की ऑफर भी कर चुका था। लेकिन उसके साफ इनकार पर भी वह ढीठ बना अपनी जगह से न हिला था। कुछ देर बाद जब उसकी बर्दाश्त से बाहर हुआ तो वह बगैर किसी की परवाह किए, बगैर अपने माँ बाप को बताए घर आ गई थी। घर आते ही वह अपने कमरे में आती लेटी तो आंख लगने में भी देर न लगी। अचानक दरवाजा बजने पर वह अचानक उठी थी। पूरा जिस्म दर्द से टूट रहा था और गला शदीद दर्द कर रहा था। वक्त देखा तो रात के 12 बज रहे थे, और इस वक्त गहरी नींद से उठाए जाने और तबीयत की वजह से उसको शदीद गुस्सा आया। वह तन फन करती दरवाजे के पास पहुंचती, दरवाजा खोलकर कुछ बोलती कि यकदम पड़ने वाले थप्पड़ ने उसकी बोलती बंद कर दी।
वह शौक से अपने बाप को देखती गई। तुम कितनी बार अपने बाप को जलील करवाओगी? क्या मैं जान सकता हूँ कि बगैर मुझे बताए वहां से आने की वजह क्या थी? उसको बाजुओं से पकड़े, वो शदीद गुस्से में बोले। वो तबीयत ठीक नहीं थी तो वापस आ गई। वह उनके गुस्से से डरती हकला कर बोली, तो थोड़ी देर वेट नहीं हो सकता था तुमसे? मरने तो नहीं लगी थी ना? क्या बोल रहे हैं फारूक? आप अब बस भी करें। समाना बेगम बरहमी का इजहार करती बोली, जो अभी अभी अपनी साड़ी को संभालते आई थी। तुम तो चुप ही करो, सब तुम्हारी ढील का नतीजा है ये। वह गुस्से से उन पर चीख कर बोलते अपने जाहिल होने का सबूत दे रहे थे। कोई नहीं कह सकता था कि यह वेल एजुकेटेड मशहूर बिजनेसमैन है। मेरी बेटी ही नहीं, तुम्हारी भी है। क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं? इस हवाले से बस सब माँ पर थोप दिया करो, जब औलाद कुछ गलत करे तो। समाना बेगम बरहमी से कहती, मुंह के जाविये बिगाड़ती वहां से तन फन करती निकल गई। जोफी शौक से उन्हें जाता देखती रही। और तुम मेरी बात सुनो जोफी, मैं आज तुम्हारी एंगेजमेंट अनाउंस करने जा रहा था। वो पार्टी उसी लिए दी थी मैंने, और तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा करके रख दिया है। नेक्स्ट वीक मैं कोई शिकायत न सुनूं, समझी? उंगली उठाकर वार्न करते वह अपनी सुनाकर वहां से चले गए, बगैर उसकी मर्जी जाने और कुछ उसकी सुने। वह सुर्ख होती नम आंखों से बंद दरवाजे को देखती रही। क्या जिंदगी थी उसकी, क्या थी वो सोचती। वो अजियत से दो चार थी। अपनी अपनी सुनाकर वो दोनों वहां से चले गए, बगैर ये देखे कि वो बुखार की शिद्दत से तप रही थी। लेकिन वो बेहिस बने चले गए। अब तो उसे शक होने लगा था कि वो उनकी बेटी थी भी या नहीं। गहरे गहरे सांस लेती वो खुद को परसुकून करने की कोशिश करने लगी, मगर सब बर्दाश्त से बाहर था। वह अपनी गाड़ी की कीज उठाती जिम सूट में ही घर से निकली। जुकाम की वजह से उसका सर शदीद दर्द से फट रहा था, लेकिन वह बेहिस बनी अजियत से खुद पर हंसती थी। जब किसी को फिक्र नहीं तो मैं क्यों करूं अपनी? शायद मुझ में कोई मसला है, या मैं हूं ही मनहूस, तभी तो किसी को मेरी परवाह नहीं। रोती वो खुद से मुखातिब थी। कार एक रेस्टोरेंट के करीब लाती रोकी और अंदर बढ़ गई। जुकाम के साथ गला भी अब दर्द कर रहा था। बुखार से जिस्म अलग टूट रहा था, मगर वह खुद से लापरवाह बनी। एक खाली टेबल के करीब आती बैठी। वेटर के आने पर फुल साइज बाउल आइसक्रीम का ऑर्डर किया तो वेटर उसकी सुर्ख नाक और उसे मुसलसल खांसता देख कुछ सेकंड तो उलझन से उसे देखता रहा। क्या आप वाकई श्योर हैं मैम? क्योंकि यह तो हमारे मेन्यू में शामिल नहीं है। तो जो मैंने कहा वो करो, और जितना बिल बना दे दूंगी। वो सख्ती से बोली तो घबरा कर जी बोलता वहां से चला गया। वह परेशानी के आलम में रैश ड्राइविंग करते अस्पताल पहुंचा था। सिस्टर मिस गुल मीना नाम की एक पेशेंट आई थी आज इमरजेंसी में। क्या मुझे उनका रूम नंबर बता सकती हैं? जी आई तो हैं, एक्सीडेंट का केस था उनका। आप रूम नंबर 5 में चले जाए, वही उनका रूम है। नर्स की बात सुनते वो भागकर उसके बताए रूम की जानिब आया था। सामने ही वो बेड पर पट्टियों में जकड़ी लेटी थी। उसे देखकर खफगी और नाराजगी से मुंह मोड़ गई तो वह तड़प कर उसके पास आया था। कैसी हैं आप? लहजे में बेकरारी थी। तुम्हें क्या, मैं जैसी भी हूँ, तुम तो बस अपनी जिद पर अड़े रहना। देख रहे हो मेरी यह हालत, ये सब तुम्हारे माँ बाप की बददुआ का ही नतीजा है। वह रोते हुए बोली, तो आप क्यों जिद पर अड़ी हुई हैं? ये सब मैं सिर्फ आपकी वजह से कर रहा हूँ, सिर्फ आपकी वजह। अगर मेरी बात मान जाती तो मैं भी सुकून में होता। क्यों मानूं मैं तुम्हारी बात? आखिर तुम क्यों नहीं समझते? मैं अपनी और मेरी उम्र की बात मत करिएगा, क्योंकि उम्र का फर्क कुछ नहीं होता और न मुझे फर्क पड़ता है। वो उनकी बात बीच में ही काट कर बोला, तो ठीक है, फिर मनाओ अपने माँ बाप को। उनकी मर्जी के बगैर मैं कभी नहीं मानूंगी और नहीं बेइज्जत होना चाहती हूँ। वो कभी नहीं मानेंगे। आप क्यों नहीं समझती? जिंदगी हम दोनों ने गुजारनी है तो बस सारंग। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती इस बारे में। तुम अब जा सकते हो। जब मेरी बात मान जाओ तो आना, नहीं तो मेरा पीछा छोड़ दो। ठीक है, अब मैं तभी वापस आऊंगा, मगर पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा आपका। वो जब्त और गुस्से से
मुठियां बींचता वहां से तनफन करता निकल गया। वह उसे जाता देखकर तमस्कुर से मुस्कुराई। कुछ ही देर में वेटर बड़े साइज का आइसक्रीम बाउल लिए उसकी जानिब आता मेज पर रख कर जा चुका था, और वो सुर्खनम आंखों समेत अपनी सुर्ख नाक रगड़ती आइसक्रीम खाने लगी। शदीद खराब गले और जुकाम से होता बुरा हाल भी उसको रोक नहीं सका। खांस खांस कर उसका हाल बुरा हो चुका था, मगर वह ढीठ बनी एक के बाद एक लगातार चम्मच भर भर कर आइसक्रीम का मुंह में डाल रही थी। उसके पास बैठे लोग हैरत से उसे मोड़ मोड़ कर देख रहे थे, मगर वह सबसे बेनियाज बनी अपनी आइसक्रीम खा रही थी। सारंग जो वहां से गुस्से और जब्त से निकला था, काफी देर तक बेमकसद यहाँ वहां बाइक लिए फिरता रहा। अब जब भूख ने सताया तो पास ही से खाना पैक करवा कर वापस जाने का इरादा करते नजदीक रेस्टोरेंट तक आया। अपना ऑर्डर बताकर जो ही वो मुड़ा तो उसकी नजर जूफी पर पड़ी। वह हैरान होता धीरे से चलता उस तक आया। लगता है बेइज्जती ने तुम्हारे दिमाग पर असर कर दिया है। वह उसकी हालत देखकर माथे पर बल लिए बोला। इतने दिन बाद उसको देखकर जाने वो क्यों उसे इग्नोर न कर पाया। जूफी उसकी बात को इग्नोर करती अपने काम में मसरूफ रही तो वह गुस्से से बिल खा कर रह गया। फिर अपनी आइसक्रीम खत्म करती उसे इग्नोर करती वहां से जाने लगी तो वो भी उसके पीछे आता पार्किंग लॉट में आया। अब आप क्या चाहते हैं मुझसे? सुकून नहीं मिला आपको इतना सब करके? तो तुमने कौन सा अच्छा काम किया था, वो भी अपने प्रोफेसर के साथ वो सलूक करके? मुकाबिल ने भी तंज के तीर बरसाए। लगता है तुम्हारा इरादा 2 माह और छुट्टियां करने का है। नहीं, फिलहाल तो मरने का है। क्या मतलब? वह नागवारी से बोला। वही जो आपने सुना। आपको क्या फर्क पड़ता है? अच्छा है, आपकी तो जान छूटेगी ना। वह संजीदगी और दुख की मिली जुली कैफियत में बोली। वो गहरा सांस भर कर रह गया। प्लीज आप मुझसे शादी कर लीजिए, मैं आपकी सब बातें मानूंगी। मेरे पेरेंट्स मेरी शादी कर रहे हैं, मगर मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। वह दिल के हाथों मजबूर होकर उससे फरियाद करने लगी। देखो जोफी, मैं साफ लफ्जों में तुम्हें बता चुका हूँ, अब दोबारा ये बात मेरे सामने मत करना। मैं तुम्हारा लिहाज कर जाता हूँ। यह आखिरी बार था, वार्न करने वाले अंदाज में कहा, और बोलते वहां से चला गया। मुझे ठुकरा कर आप भी खाली हाथ ही रहेंगे? वह रोते हुए चीख कर बोली। बोझिल दिल और खराब होती हालत से वह थके कदमों से घर रवाना हुई थी। मगर मुझे ये शादी नहीं करनी। एंगेजमेंट तो बहुत दूर की बात है। मैं किसी और को पसंद करती हूँ। आप लोग मेरे साथ ये जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये मेरी जिंदगी है, मुझे जीनी है। बकवास बंद करो अपनी जोफी। यह क्या तरीका है अपने पापा से बात करने का? शायद तुम भूल रही हो, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तो हमारी मर्जी के बगैर तुम कुछ नहीं कर सकती। और ये सब हम तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ही तो कर रहे हैं। तुम हमारी बेटी हो, हमें मालूम है तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। इसलिए चुपचाप जाओ और रेडी हो जाओ। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। आखिर क्यों? क्या इसलिए पैदा किया था मुझे? और आप तो पैदा करते ही मुझे नौकरों के हवाले करके अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए। ये तक नहीं सोचा कि मुझे आप लोगों की सख्त जरूरत है। मगर नहीं, आप लोगों के लिए तो दौलत पैसा ही सब कुछ था। मेरी फीलिंग्स, मेरी मर्जी तो आप लोगों ने जानने की कोशिश ही नहीं की कभी। बस अपनी थोपते रहे हैं। क्या आप लोगों को मुझसे जरा प्यार नहीं है? कल को मुझे अगर कुछ हो गया तो क्या करेंगे आप लोग? किस काम की ये दौलत, ये पैसा? चीख चीख कर बोलती वह दोनों को सुना चुकी थी। समाना, उसे कहो इस लड़के को घर लाए, मैं भी तो देखूं उसकी पसंद। बुलाओ उस लड़के को जिसने तुम्हारा दिमाग खराब करके रखा है। मैं भी तो देखूं किस हीरे को पसंद कर बैठी हो तुम कि अपने माँ बाप से बदतमीजी पर उतर आए हो। वैसे क्या तकलीफ हुई तुम्हें आज तक? ये जो आज ऐश व इशरत से जिंदगी जी रही हो ना, ये सब मेरी ही वजह से है। 4 दिन की मोहब्बत ने तुम्हें बागी कर दिया है। तुम क्या जानो मैंने कैसी जिंदगी गुजारी है। मैं कोई सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा नहीं हुआ था, और नहीं तुम्हारी माँ। ये सब मुझे बैठे बिठाए नहीं मिल गया जोफी। तुम्हें क्या मालूम तुम्हारे बाप ने कैसे कैसे फाके किए हैं। तुम्हें सिर्फ यह मालूम है कि हम लोग तुम्हें वक्त नहीं दे पाए तो हम बुरे माँ बाप बन गए।
तुमने हमें हर तरह से तंग किया जोफी, सिर्फ हमारी तवज्जो अपनी तरफ खींचने के लिए। तुम्हें क्या लगता मुझे पता नहीं चलेगा तुम ये सब क्यों करती रही? मैं जानता हूँ हम अच्छे माँ बाप तो बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन जोफी फरिश्ते भी तो नहीं हैं, इंसान हैं। हुई है गलतियाँ मुझसे, तुम्हारी माँ से, शायद माफी के काबिल न हूँ। तुम इस लड़के को घर लाओ, मैं मिलना चाहता हूँ उससे। वह दुख और तकलीफ से बोलते वहां से चले गए। समाना बेगम भी दिल गिरफ्तगी से उसको देखती वहां से चली गई। उनकी बातें सुनती वह सुन हो चुकी थी। वह अपने आप को बहुत बेजान महसूस करती वही रह गई। और जोफी को नहीं मालूम था कि उसे ये दोबारा मौका मिलने वाला था या नहीं। आप लोग क्यों नहीं मान जाते मेरी बात? आखिर क्यों नहीं? एक इकलौता बेटा हूँ मैं, उसकी खुशी भी आप लोगों को बर्दाश्त नहीं है। बकवास बंद करो अपनी सारंग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बाप से ऐसे बात करने की? मुझे लगा था तुम हमसे मोहब्बत करते हो। अपनी गलती का एहसास होने पर वापस जरूर आओगे, मगर तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। सिर्फ उस दोगली बेशर्म झूठी औरत के पीछे, जो पहले तो तुम्हारे बाप के पीछे पड़ी रही। तुम्हारे बाबा के इनकार पर जब भी वह बाज न आई, तो उनके सख्ती से मना करने के बावजूद जब यहाँ दाल नहीं गली, तो वो तुम्हारे पीछे पड़ गई। और मेरा होनहार इकलौता बेटा उसकी बातों में आ भी गया। वाह बेटे वाह, सलाम है तुम्हारी मोहब्बत को, जिसके पीछे तुम अंधे हुए फिरते हो। ऐसी मोहब्बत तो तुम्हारे बाबा ने भी मुझसे नहीं की। उनकी बात सुनकर जहांगीर साहब हौंक अंदाज में उनको देखे गए। तुम पता नहीं तुम किस पर चले गए हो। रहो उस औरत के साथ। आज से मैं तुम्हें आजाद करती हूँ, जो जी में आए करो। बस जहांगीर, अब आप भी मुझे मत रोकिए। और तुम बेटा इतने तो गैरतमंद होगे कि अपने जोर बाजू पर उसे कमा कर खिलाओ। और हाँ, हम लोग कल पाकिस्तान जा रहे हैं। तुम्हारे बाबा सारा बिजनेस पाकिस्तान शिफ्ट कर चुके हैं। तुम्हें तो वैसे भी हमसे अब कोई मतलब नहीं। इस सारे बिजनेस पर लात मारते गए थे कि तुम खुद कमा सकते हो, और तुम्हारे सारे मतलब भी उसी औरत से हैं। तो जाओ, जी लो अपनी जिंदगी। बाबा, आपको कुछ नहीं होगा। मेरा कसूर था सब, मेरा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं कैसे रहूंगी आपके बगैर? मम्मी चली गई। पापा प्लीज आप मत जाए मुझे छोड़कर, वह रोते हुए उनसे बोली, जो ऑक्सीजन मास्क में बमुश्किल सांस ले रहे थे। बिजनेस टूर पर जाते हुए उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। मिसेस फारूक तो मौके पर ही मर चुकी थी, और फारूक साहब की हालत बहुत सीरियस थी। जोफी, माँ, मुझे माफ करना बेटा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा। यह मत समझना कि तुम्हारे पापा तुमसे प्यार नहीं करते। वह उसका हाथ पकड़कर नम आंखों से बमुश्किल अटक अटक कर बोले, मैं जानती हूँ पापा, प्लीज आप बोलिए नहीं, आपको तकलीफ होगी। पापा, पापा, उनकी साकित आंखों को देखती वह हड़बड़ा कर खौफ से उन्हें बोली, मगर वह कुछ न बोले। उनकी साकित आंखों में जिंदगी की कोई रमक न थी। वह धाड़े मार कर रोती, उनको झंझोड़ती, चीखने चिल्लाने लगी। तो नर्स ने आकर उसे हटाया, नहीं तो दिलासा देने वाला भी कोई न था। तन्हा सब कुछ झेलती वह सबकी तरस खाती निगाहों के हिसार में थी। जी, मगर यहाँ जो लोग पहले रहते थे वह तो एक्सीडेंट में मर गए। क्या? जी, और हाँ, उनकी एक बेटी थी जिसको उन लोगों ने उसके घर पर कब्जा करके घर से निकाल दिया। सुना है धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी, तो लड़की को घर से निकाल दिया। उसके बाद नहीं देखा उस लड़की को। उनकी बात सुनता वह गुमसुम होकर रह गया था। लगता है मैंने आने में बहुत देर कर दी। अब मैं तुम्हें इस इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढूंगा? वापसी के सफर पर वह खुद से बड़बड़ाते बोला, आप लोग क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? वह दुख और तकलीफ से बोला, क्योंकि तुम अंधे हो चुके हो उस धोखेबाज औरत के पीछे, जो सिर्फ तुम्हारे बाप से बदला ले रही है। फरीहा बेगम जुच होकर बोली, वह थक चुकी थी उसकी एक ही तकरार से। तुम्हें कितनी बार बता चुके हैं वो तुम्हारे बाप को पसंद करती थी। उनके इनकार पर वो जिद में आ गई। वो किसी भी हालत में तुम्हारे बाप का पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसकी बहुत कोशिश के बाद भी वह नाकाम रही। मेरे और तुम्हारे बाप की शादी हो गई, क्योंकि यह हमारी पसंद की शादी थी, जो उसे बिल्कुल हजम नहीं हुई।
वह वैसे भी दौलत और जायदाद की वजह से तुम्हारे बाप के पीछे थी। वो तो नहीं हाथ लगे, तो अब तुम मिल गए उसे। उसने अगला शिकार तुम्हें बनाया और तुम उसकी बातों में आ गए। अगर हमें पहले से पता होता कि तुम किस दोस्त से मिलने जाते थे, तो हम ये नौबत ही न आने देते। सब हमारी लापरवाही का नतीजा है। बहुत भरोसा था हमें तुम पर, वह तल्खी से बोली। वह लब बींच कर खामोशी से उन्हें देखता गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप लोग गलत हों। तो ठीक है, जाओ और जाकर अपने बलबूते पर कमाओ और खिलाओ उसे। जहांगीर साहब तेज में बोले। उनकी भी अब बस हो चुकी थी। वह औरत उनसे उनका बेटा छीन चुकी थी। उनका अटल फैसला और इनकार सुनते ही वह शदीद गुस्से में वहां से निकल गया। 2 हफ्तों तक वह गम व गुस्से से अपने अपार्टमेंट में बंद रहा। उसे अपने माँ बाप का ये रवैया मजीद दुख में मुब्तला कर चुका था। आज उसका इरादा गुल के पास जाने का था। वह उसे मना लेना चाहता था। आखिर वह कब तक इंतजार करता। उससे पहले भी वह कई बार यहाँ आ चुका था, मगर आज वो तकरीबन 6 महीनों बाद आया था, मगर बगैर इत्तिला के। गुल के फ्लैट पहुंचते ही जब वह दरवाजे के पास पहुंचा, तो वह पहले से ही खुला हुआ मिला। वह हैरान होता अंदर दाखिल हुआ, मगर सामने का मंजर देखकर वह शल हो चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। आया सामने नजर आता मंजर धोखा है या सच। गुल मीना उस वक्त जमील की बाहों में मस्त नाजिबा हालत में थी, और ऊपर से उनकी गुफ्तगू सुनकर सारंग सफेद पड़ती रंगत लिए। बहुत कुछ कहने और करने के बावजूद गुस्सा जब्त करता खामोशी से वहां से निकल आया। आज सारा सच जानने के बाद वह खुद को जमीन में धंसता हुआ महसूस कर रहा था। अपने सगे माँ बाप पर उसने इस दोगली औरत को तरजीह दी। अपना वक्त यहाँ वहाँ दर दर की ठोकरें खाते बर्बाद किया। और तो और अपने माँ बाप को जो दुख और तकलीफ उसकी जात से मिली, वह अलग। उसे खुद से नफरत महसूस होने लगी। वह फौरन से अपने घर की जानिब भागा, मगर वहां लगा ताला। उसे सब समझा गया कि वह लोग सही बोल रहे थे। वह नहीं रुके थे, जा चुके थे। अब वो किस मुंह से उनके पीछे जाता, उनका सामना करता। बेजान कदमों से वह वहां लौट गया, और वह लड़की जो उसकी मोहब्बत का दम भरती नहीं थकती थी, उसे कितनी तकलीफ दी थी उसने। इस सोच ने उसे मजीद दुखी कर दिया। वह उस वक्त वेटर के ड्रेस में मौजूद मुख्तलिफ टेबल्स पर जाती लोगों के ऑर्डर्स ले रही थी। वक्त ने क्या पलटा खाया था। जो खुद महंगे महंगे रेस्टोरेंट से खाना खाती थी, उस वक्त एक मामूली से कैफे में वेट्रेस की जॉब करने पर मजबूर थी। माँ बाप के मरने के बाद उसके बाप के बिजनेस पार्टनर ने बहुत चालाकी से सब कुछ अपने नाम करवा लिया था। वह अच्छे से जानता था उसके पीछे कोई नहीं है। उसके बाप की सालों की मेहनत से बनाई प्रॉपर्टी पर वह काबिज हो चुका था। घर तक पर कब्जा कर चुका था और उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था, जिसके बाद वह अब धक्के खाती मुख्तलिफ जॉब्स करने पर मजबूर थी। पढ़ाई तक उसकी छूट चुकी थी। वह अलग ही जोफी बन चुकी थी, संजीदा, खामोश, दुनिया से बेजार। सारी अकड़ हालात ने खत्म कर दी थी। शाम को अपने बोसीदा से एक कमरे के फ्लैट में आते ही उसकी सारी रात अपने माँ बाप को याद करते रोते तड़पते गुजरती। रोज पछतावे का नाग उसे डिसता। जो सुलूक वो अपने माँ बाप के साथ करती थी, कितना तंग किया था उन्हें। और वक्त ने उसे मोहलत भी न दी उनसे माफी मांगने की, अपनी गलतियों को सुधारने की। कई दिन तक यूनिवर्सिटी में वह नामहसूस से उसका मुंसिर रहा, मगर वो उसे न दिखी। दिल के हाथों मजबूर होकर वह आज उसके घर मौजूद था, और उसे हैरत ने आन घेरा कि उसका घर उसके घर के करीब था। ये कैसा इत्तेफाक था। मगर घर पर किसी के मौजूद न होने पर साथ वाले घर से निकली एक औरत की जबानी सारी बात सुनते वह सकते में चला गया। अब जब वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था, तो वह निगाहों से यूं गायब हुई कि अब मिल ही नहीं रही थी। वह हर जगह उसे तलाश कर चुका था। उसे नहीं मालूम था कि वह कहाँ थी, या किसी रिश्तेदार के पास भी जा चुकी होगी, मगर वह फिर भी उसे ढूंढने में लगा था। 2 हफ्तों की लगातार कोशिश भी नाकाम रही। आज वो यूनिवर्सिटी से फारिग होता अपने काम से शहर से बाहर आया था, और अब रेस्टोरेंट में आया था ताकि कुछ खा सके। सुबह से लगातार काम से वह थक चुका था, और नाश्ता भी बराए नाम ही किया था।
सर, आपका ऑर्डर। वह जो अपने ध्यान में उस टेबल का ऑर्डर सर्व करने आई थी, मगर मुकाबिल को देख सांस रोक कर रह गई। सारंग भी उसे इस हुलिये में देखकर शौक हुआ। अपने तासुरात पर काबू पाता अपने हवासों में वापस आया। तुम यहाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? यह मेरे काम का वक्त है, नहीं तो यहाँ का ओनर मुझे यहाँ से निकाल देगा। प्लीज आप जाइए यहाँ से, वह घबरा कर बोली, क्योंकि अब दूसरे लोग और वेट्रेस उसे अजीब निगाहों से देखना शुरू हो चुके थे। ठीक है, फिर मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन मैं रात 8 बजे तक फ्री होती हूँ। तो ठीक है, मैं तब तक बाहर इंतजार कर रहा हूँ। वह इत्मीनान से बोलता, उसका इत्मीनान गारत कर गया। वह शदीद परेशानी के आलम में काम करती रही। ध्यान का सारा रुख उस शख्स की तरफ था जो बाहर उसके इंतजार में बैठा था। 8 बजते ही वह भागकर अपना सामान समेटती पिछले दरवाजे से बाहर निकली, ताकि उसकी निगाहों से बचकर यहाँ से जा सके। मगर उसका सुकून तब गारत हुआ जब अपने फ्लैट के गेट पर पहुंचते ही उसकी आवाज अपने उकब से सुनाई दी। तुम शायद भूल गई थी कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, वह तंजिया अंदाज में बोला। और क्यों कर रहे थे? गहरा सांस भरकर वह संजीदगी से बोलती उसकी ओर मुड़ी। तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही थी? पढ़ाई छोड़ दी है मैंने, वह बगैर किसी तासुर के बोली। वजह जान सकता हूँ, मेरी मर्जी, मैं पढ़ूं या न पढ़ूं, यह आपका मसला नहीं। सो मेहरबानी करके यहाँ से चले जाए, वह तल्खी से बोलती। दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर गई। वह लब बींचता बंद दरवाजे को घूरने लगा, फिर इर्द गिर्द का जायजा लेता अंदर जाने का रास्ता तलाश करने लगा। यहाँ का इलाका देखकर ही वह परेशान हो चुका था कि न जाने वह यहाँ कैसे रह रही थी। बहुत कोशिश के बाद उसे अंदर जाने का रास्ता मिला। ये वाहिद खिड़की थी जो जाम हो चुकी थी। बमुश्किल खिड़की खोलता वह जंप लगाकर अंदर उतरा। वो उसे सामने ही नजर आ गई, क्योंकि यह एक कमरे और एक छोटे लाउंज पर मुश्तमिल था। जगह जगह से पेंट उतरा हुआ था। घर की हालत बहुत खराब थी। कहाँ वो बंगलों में रहने वाली अब किस हाल में रह रही थी? जोफी की नजर उस पर पड़ी तो वह डर कर उछली। आप अंदर कैसे आए? वह गुस्से से चीखती बोली। सिंपल, जैसे तुम मेरे घर से भागी थी, वह छेड़ने वाले अंदाज में बोला। तो वो दांत पीस कर रह गई। अब उसे सही मानों में सारंग की हालत का अंदाजा हुआ था। तुम तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, फिर अब अचानक मैं बुरा क्यों लगने लगा? वह तंजिया अंदाज में अबरू उचका कर बोला। मेरी गलती थी सर, मैं अपनी पसंदगी को मोहब्बत का नाम दे बैठी थी। वह तल्खी से हंसी, मगर अब मेरी आंखें खुल गई हैं। और सर, पसंद तो कुछ भी आ जाता है। मैंने आपको बहुत तंग किया, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। वैसे सजा तो मिल चुकी है मुझे, देख तो ली ही है आपने मेरी हालत। सारंग खामोशी से उसे सुनता गया, मगर बोला कुछ नहीं। जोफी उसकी खामोशी से झंझलाने लगी थी। अब मुझसे शादी करोगी? हैं? वह हौंकपन से उसे देखने लगी। मैंने कहा शादी करोगी? मेरी हालत देखने के बाद भी आप ये कह रहे हैं? हैरत है। और वह आपकी लव कहाँ गई? वह तल्खी से बोली। मैं भी तुम्हारी तरह गलती कर बैठा था। प्यार, तवज्जो और एहतिराम को मोहब्बत समझ बैठा था, लेकिन खैर, अब मेरी भी आंखें खुल चुकी हैं। चलो इसी वक्त, क्योंकि फिर तुम्हारे कागजात भी बनवाने हैं। हम लोग शादी के बाद पाकिस्तान रहेंगे। उसका हाथ पकड़ता वह बाहर जाने को मुड़ा तो बुखलाती अपना हाथ खींच गई। अरे, मेरा जवाब तो आपने जानना जरूरी नहीं समझा और अपनी मनमानी कर रहे हैं। उसकी बात सुनता वह उसे कलाई से खींचता अपने करीब कर गया। क्यों? क्या तुम नहीं करना चाहती थी मुझसे? अब मैं राजी हूँ, तो यह नखरा क्यों? अपनी तपिश देती सांसों उसे झलसाता वो उसके मजीद करीब होता। सरगोशी के अंदाज में बोला। वो उसकी नजदीकी व कुर्बत पर सुर्ख पड़ती अपना सांस तक रोक गई। उसका ये धौंस भरा अंदाज उसे डरा रहा था। मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं मोहब्बत नहीं पसंद करती थी आपको, बस उसी वजह से। वह हकलाती बमुश्किल फिक्रा मुकम्मल करती उससे दूर होने की कोशिश करने लगी, मगर नाकाम रही। तो मोहब्बत न सही, पसंदीदगी ही सही, मुझे मंजूर है, मोहब्बत भी हो जाएगी। वह तो जैसे सब फैसले किए बैठा था।
वह तजब्जुब का शिकार होती सोच में पड़ गई। उसे सोच में गुम देखकर वह उसके माथे पर आए बालों की लट पकड़ता हल्के से खींचकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर गया। माँ, मुझे सोचने का कुछ वक्त दीजिए। उसकी गहरी निगाहों से घबरा कर पलकें झुकाती बोली। उसके हिसार में वह नाज छुई मोती सी गुड़िया लग रही थी। ठीक है, फिर मेरे साथ चलो। मेरे फ्लैट पर रहोगी तुम। ये जगह तुम्हारे मेयार की नहीं। उसे अपने हिसार से आजाद करता बोला। लेकिन, बस, कोई लेकिन वेकिन नहीं। बोलो, शादी या फिर तब तक मेरे फ्लैट पर। उसका धौंस भर अंदाज देखकर वह झंझला कर रह गई। अब आप मुझसे सारे बदले इस तरह लेंगे जब मेरे सर पर मेरे माँ बाप का साया तक नहीं, मेरे पीछे कोई नहीं, तो आपको मौका मिल गया है। आप जो चाहे मर्जी करेंगे। वह गुस्से में बोली तो वो लब बींच कर अपना गुस्सा काबू करने लगा। उसे मालूम था उस वक्त वह एहसास कमतरी का शिकार है। तो कह तो रहा हूँ, शादी कर लो और आ जाओ मेरे हिसार की छांव में। फिर मैं ही सब कुछ तुम्हारा हूँगा। उसकी हद धर्मी देखकर वह बेबस होती उसे देखने लगी, जो बड़ी फुर्सत से उसे निहार रहा था। ठीक है माँ, मैं तैयार हूँ। बोलते ही वह सिसकती रोने लगी। उसकी प्यार भरी धौंस और कुछ अपने दिल के हाथों मजबूर वह आखिर मान ही गई। वह भी तो पहले यही चाहती थी, फिर हालात के बदलते रुख की वजह से डर गई थी। मगर अब वो उसे एक मौका देकर देखना चाहती थी। आपका विलेज बहुत खूबसूरत है सर। वह कार की विंडो से इर्द गिर्द का जायजा लेती इश्तियाक से बोली। तो कार ड्राइव करता सारंग दिल खोलकर हंसा था। अब तो सर बोलना बंद करो जोफी, कितनी बार कह चुका हूँ। अब अगर तुमने फिर से सर बोला तो मैं इस बार अपने अंदाज में समझाऊंगा। वह उसे घूरते हुए मानी खेजी से बोला। तो वह गड़बड़ा कर सुर्ख चेहरा लिए फिर से बाहर देखने में लग गई। सारंग ना में सर हिलाकर हंस दिया। उनके निकाह को 1 महीना हो चुका था। वह अपने इस फैसले से बहुत खुश थे। सारंग तो सही मानों में एहसास हुआ था कि वह इस लड़की को खोने जा रहा था, जो उसे दिल व जान से अजीज हो चुकी थी। जोफी तो अपनी मोहब्बत पाकर खुद को आसमानों पर महसूस कर रही थी। ये सारंग तो कोई और ही सारंग था, जो उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। दोनों एक दूसरे की संगत में बहुत खुश थे। आज ही वो पाकिस्तान आए थे और अब सारंग अपने घर की तरफ रवाना था। धड़कते दिल से गेट की बेल बजाने पर कुछ देर बाद ही मुलाजिम ने दरवाजा खोला। तो सारंग को देखकर खुशी से बोलना चाहा, तो सारंग ने उसे खामोश करवा दिया और जोफी को लिए अंदर आया। जोफी इतनी बड़ी हवेली देखकर दंग रह गई, जो पुराने तर्ज पर बनी थी। ये तो कोई तारीखी जगह लग रही है सर। जोफी, उप्स, सॉरी। वो उसकी तंबीह करती निगाह को समझती जबान दांतों तले दबा गई। लाउंज में दाखिल हुए तो उसे फरीहा बेगम और जहांगीर साहब दोनों बैठे नजर आए। मगर उन दोनों की नजर उन दोनों पर पड़ते ही वह हैरान और खुशी की मिली जुली कैफियत में फौरन से अपनी जगह से उठते उनकी तरफ आए। सारंग बेटा, तुम यहाँ। फरीहा बेगम रोते हुए उसके गले लग गईं। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी, मैंने आपको बहुत तंग किया है। और पापा, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। वह फरीहा बेगम से अलग होता जहांगीर साहब के गले लगा तो वह उसको खुद में बींच गए। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमारे लिए यही काफी है बेटा। वह नम आंखें साफ करते खुश होकर बोले। लेकिन जुफी पर नजर पड़ी तो वह मजीद हैरान और परेशान हुए। ये, ओह, इससे मिलिए, ये मेरी बीवी है जुफी। वह उनसे जुफी का तारुफ करवाता हिचकिचाते बोला। जुफी, तुम्हारी बीवी, पर कैसे? तुम? वह दोनों उलझन आमेज निगाहों से देखते बोले। जोफी जो अंकल और आंटी को सारंग के माँ बाप के रूप में देखकर शौक में थी, फौरन से फरीहा बेगम के गले लगती जोर व कतार रोने लगी। तो जहां जहांगीर साहब और फरीहा बेगम बुखलाए, वही सारंग भी हौंकपन से अपनी बीवी को देखने लगा, जो आते ही उसके माँ बाप के गले लगी, सालों से बिछड़ी हुई उनकी बेटी लग रही थी। अरे जोफी बेटा, क्या हुआ है? और तुम सारंग के साथ कैसे? क्या आप लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं? वह उनको हैरत भरे अंदाज में देखता बोला। उन सब की उलझन बढ़ती जा रही थी। फिर जोफी ने अपने आप पर काबू पाते धीरे धीरे से उन्हें सब बताती गई।
जहांगीर साहब तो गुस्से से पागल होने लगे। तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया बेटा? आप लोग तब तक जा चुके थे अंकल। आपके घर गई थी, मगर वहां ताला लगा हुआ था। वह अपनी सुर्ख नाक रगड़ती बोली। फरीहा बेगम उसे अपने हिसार में लिए बैठी थी और वक्फे वक्फे से अपनी नम आंखें पोंछ रही थी। आप फिक्र न करें पापा, जोफी को उसका सब कुछ वापस जरूर मिलेगा। मैं उसे दिला कर रहूंगा। वह उनको शांत करता बोला। खैर सारंग, तुमने एक काम तो बहुत अच्छा किया। हमारी कितनी ख्वाहिश थी जोफी हमारी बहू बने, मगर यह नामुमकिन लगता था। लेकिन देखिए, मेरे सब्र का फल कितना खूबसूरत है। वह जोफी का गाल प्यार से छूते बोली, तो वह छुप गई। बिल्कुल ठीक कह रही है आप बेगम। मैं सारंग की जिंदगी में पहली दफा इस अच्छे काम से बहुत खुश हुआ हूँ। सारंग उनकी बात सुनता पहले तो खुश हुआ, मगर फिर बात का मतलब समझते चीख पड़ा। पापा, क्या पापा इतने बड़े हो गए, मगर अक्ल नाम की भी नहीं। और जोफी सारंग की बनती इस दुर्गत पर खिलखिलाकर हंस दी। उसे बहुत मजा आ रहा था। सारंग को ये हालत देखकर पिछले 2 हफ्तों से उसने उसे तंग कर रखा था, और वह उसकी हालत से खूब मजा लेता। दिल खोलकर हंस लो बीवी, एक बार कमरे में चलो, तुम्हें अच्छे से हंसाऊंगा। वह उसके कान में सरगोशी के अंदाज में मानीखेजी से बोला। तो उसकी हंसी को फौरन ब्रेक लगी। उसकी तरफ देखते वह मुस्कुराती फरीहा बेगम की तरफ मुतवज्जा हुई, जो उसे कुछ बोल रही थी। उसे एक मुकम्मल फैमिली मिल चुकी थी। एक हंसता बसता घर, माँ बाप और एक मोहब्बत करने वाला शौहर। वह खुदा का जितना शुक्र करती कम था। क्या मतलब, जो लड़का यहाँ रहता था वह अपनी बीवी को लेकर चला गया। गुल अचंभे से उस औरत की बात सुनती बोली, मगर वह तो शादीशुदा नहीं था। देखो लेडी, 1 महीना हुआ था उसकी शादी को। बीवी भी बड़ी प्यारी थी, मगर यह कुछ दिन पहले बोला उसने कि वह पाकिस्तान जा रहे हैं। अब आगे का मुझे कुछ नहीं मालूम, और मेरा वक्त मजीद बर्बाद न करो। बोलते ही वह ठग से दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर गई। वह गुस्सा जब्त करती वहां से निकली। एक तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा, कहाँ गया ये लड़का। वह सख्त कोफ्त का शिकार होती निकली, मगर रोड क्रॉस करने के चक्कर में गाड़ी से टकरा कर दूर जा गिरी, और गाड़ी में बैठा जमील नखवत से पीछे वह गुस्सा जब्त करती वहां से निकली। पीछे मुड़कर देखता फौरन वहां से फरार हो गया। सड़क के दरमियान खून में लथपथ वह जिंदगी की सांसें गिन गिन कर लेती तड़पती रही। खत्म शुद।